अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जौ की अधिक उपज वाली प्रजातियां और बुआई की तकनीक, मृदा की उर्वरता बनाए रखने और फसलों से अधिक उपज हेतु मृदा परीक्षण पर जानकारी, मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों का निदान, जौ खाद्यान्न की एक प्रमुख फसल है जिसका अधिकतर उपयोग पशुओं के आहार में किया जाता है। यदि इसकी खेती की बात की जाए तो असिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। साथ ही सिंचित क्षेत्रों में भी कम उपजाऊ भूमि में इसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन अधिक उपज के लिए यह आवश्यक है कि आप इसकी बुआई उन्नत तकनीकियों को ध्यान में रखकर करें, जिस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनपद में असिंचित एरिया काफी पाया जाता है, जहां पर हमारे किसानों के द्वारा असिंचित दशा में जौ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जौ की खेती किसान भाई देखेंगे कि कम उर्वरक और कम पानी की स्थिति में भी अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो गेहूं से परिणत एरिया में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जौ की खेती असिंचित एरिया में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु हैं जिनका अगर किसान भाई हमारे ध्यान रखते हैं तो अच्छी खेती प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 किसान भाइयों, सबसे पहली बात आती है भूमि का चयन। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, इसकी खेती हमारे किसानों के द्वारा दोमट और बलुई दोमट जो अगर है उसमें अच्छी तरह से इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए किसान भाइयों यह आवश्यक है कि जिस खेत में हमें बुआई करनी हो उसमें पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें और 1-2 जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद इसमें उपयुक्त नमी होने पर इसकी बुआई की जा सकती है। जो असिंचित क्षेत्र में इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय होता है किसान भाइयों, वो होता है 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। अगर हमारे किसान भाई इसकी बुआई करते हैं तो आप देखेंगे असिंचित दशा में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक किसान भाइयों इसके लिए जो उन्नतशील प्रजातियों की बात आती है, जिसमें हमारी जो मुख्य प्रजातियां हैं जो कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की निकाली हुई हैं, जिसमें आपकी एक आजाद है, K125 है, K141 प्रजाति है। इसके साथ ही साथ आप किसान भाई देखेंगे कि हरितमा एक प्रजाति है जो K560, उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। लखन K226, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। एक गीतांजलि प्रजाति है जो K1149 है। ऐसी प्रजातियों का अगर किसान भाई उत्पादन में अपने लेते हैं कि असिंचित दशा में भी हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक किसान भाइयों इसकी बीज दर की बात आती है, ये हम लोग किसान भाइयों को संसूचित करते हैं कि इसके लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर बीज बोते हैं तो वो पर्याप्त है। इसके बाद ही किसान भाइयों जहां बीज शोधन की बात आती है, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे गेहूं में आप देखते हैं जिस तरह से गेहूं में कई बीमारियां लग जाती है, उसी तरह से हमारे जौ में भी आप देखेंगे कि जब हमारी फसल 30, 35, 40 दिन की हो जाती है तो कई बीमारियां आती हैं, बीज जनित रोग होते हैं। उसके लिए किसान भाइयों
आवश्यक है कि आप समय पर बीज का शोधन कर लें। बीज शोधन के लिए इसमें 2-3 तरह की आती है। नंबर 1, आप देखेंगे कि अगर कोई भी फफूंदीनाशक दवा जिसमें कार्बेंडाजिम या बबिस्टिन की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर शोधित कर लेते हैं, शोधन करने के बाद 4 से 6 घंटे अगर छाया में सुखाने के उपरांत इससे बुआई करते हैं तो बीज जनित जो बीमारियां हैं उससे हम अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई कल्चर का भी प्रयोग करना चाहें तो इसमें कल्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से जेटोबैक्टर आता है, साथ ही साथ पीएसबी कल्चर है, इसका भी हमारे किसान भाई फसल उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इसमें और ध्यान देने की बात होती है खाद और उर्वरक। हालांकि किसान भाई आप जानते हैं कि असिंचित क्षेत्र में खाद और उर्वरक का उतना विशेष महत्व तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों मृदा परीक्षण के आधार पर ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए ये अति आवश्यक है कि असिंचित क्षेत्र के लिए हमारे किसान भाई 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें संस्तुति की जाती है। इसके बुआई के समय किसान भाइयों आधी नाइट्रोजन बुआई के समय और पूरी आपका फास्फोरस और पूरा पोटास बुआई के समय दे देते हैं। जो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन हम बचा लेते हैं उसको ये देखते हैं कि अगर क्रांतिक समय पर कोई भी बारिश आ जाती है, सिंचाई के उपरांत अगर ओट आने पर अगर हम इसकी छिड़काव कर देते हैं तो पर यूनिट एरिया में हम असिंचित क्षेत्र में भी जौ से बड़ा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक किसान भाइयों बुआई की विधि की बात आती है तो चूंकि असिंचित एरिया है इसलिए ये अति आवश्यक है। अगर हमारे किसान भाई इसको नाई और चोगा के माध्यम से बोते हैं या सीड ड्रिल के माध्यम से बोते हैं तो आप देखेंगे कि जो मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात आती है, नमी संरक्षण की बात आती है, उसको संरक्षित करते हुए हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। मृदा की उर्वरता बनाए रखने और फसलों से अधिक उपज हेतु मृदा परीक्षण पर जानकारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण हमारे किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त करने की चाह में अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके कारण फसल और मृदा की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है लगातार। अतः फसल की गुणवत्ता सुधारने के लिए मृदा का परीक्षण करवाना नितांत आवश्यक है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर अशोक सिंह से। जो आज समस्याएं आ रही हैं, किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी प्रजातियों के साथ साथ अच्छी प्रबंधन के बावजूद भी उत्पादन उस फसल से नहीं ले पाते हैं। किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है किसानों को समझना चाहिए कि हम जो इसमें खाद और उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं वो संतुलित मात्रा में कभी भी नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि किसान भाइयों जो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो बुआई के समय ज़्यादातर डीएपी या बहुत ज़्यादा हुआ कभी कभार एनपीके डाल दिया और उसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं होती है और जिस कारण से जो असंतुलन है वो खेत के अंदर पैदा हो जाता है और पैदावार में गिरावट आती है। जैसा कि संतुलित मात्रा किसान भाई नहीं कर पाते हैं कि 1/3 मात्रा तो जो गैर रासायनिक जो स्रोत हैं जैसे कि जिसमें जैविक खादें हैं और जैव उर्वरक हैं या हरी खाद के द्वारा 1/3 मात्रा तो इधर से दिया जाए और 2/3 मात्रा ही हम रासायनिक उर्वरकों से दें। तो ये जो मिला जुला प्रयोग है यही संतुलित मात्रा में उर्वरक देना कहलाता है या इसको ही आईपीएनएम कहते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ की जानकारी जब मिट्टी की जांच कराएंगे किसान भाई तो उस समय ये चीज़ कि 1/3 कितना दें और 2/3 कितना मात्रा में दें तो ये जानकारी हमें हासिल हो जाएगी। और किसान भाइयों, इसी में जब हम इम्बैलेंस या असंतुलित मात्रा में जब खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि ज़मीन के अंदर जैसे ही हम फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दें तो और नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन के अंदर बढ़ जाए तो जो पोटास है हमारा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है उस पोषक तत्व में कमी होने लगती है और
जो पैदावार है फसल की वो प्रभावित होती, खास तौर से जब देखते हैं तो जड़ों का मजबूतीकरण और जो तना है मजबूत नहीं होता है, जो दाने में जो चमक आनी चाहिए वो नहीं आती। इस सब चीज़ों को किस तरीके से, इसके लिए ज़रूरी है कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए मिट्टी की जांच कराई जाए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे खेत हैं उन खेत में कितनी मात्रा में प्राकृतिक जो भंडार है हमारी ज़मीन के अंदर, कितनी मात्रा में अंदर है और कितनी मात्रा में ऊपर से हमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इसकी जानकारी भी मिट्टी की जांच के बाद पता चल जाती। तीसरी जो बात आती है कि जो कार्बनिक मात्रा जो लगातार घट जा रही है खेत के अंदर से, जिस कारण से जो पैदावार है या जो भी हम खाद या उर्वरक जो भोजन है वो हम देते हैं, वो वहाँ पर जहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास पोषक तत्वों की उपलब्धता जो होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं हो पाती, रुक नहीं पाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। साथ साथ खेत में कोई विकार तो नहीं, वो भी जानकारी हो जाएगी। विकार से मतलब ये है कि खेत की मिट्टी सामान्य है या अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी जानकारी हमें मिट्टी की जांच के बाद हो जाएगी। तो ये था क्यों आवश्यक है। तो इसी सब चीज़ों पे बात करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले बात ये आती है कि मिट्टी की जांच कब करानी चाहिए, कौन सा समय है जब किसान भाई मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जो सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी इस समय आपकी आगे जो रबी की फसल आने वाली है और लगभग जो हमारी खरीफ की फसलें थी वो कटाई की ओर अग्रसर हैं और खेत खाली होने जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि फसल बुआई से पूर्व और कटाई के तुरंत बाद खेत से मिट्टी का नमूना लें। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम नमूना ले रहे हैं तो खेत गीला ना हो। सबसे अच्छा समय ये है कि जैसे ही हमारे खेत खरीफ की फसलें कट जाएं और उसके बाद तुरंत पलेवा से पहले ही खेत से मिट्टी की नमूनों को एकत्रित कर लें। दूसरा ये है कि अगर किसी कारणवश से नहीं ले पाते हैं किसान भाई, तो जब खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय खेत से मिट्टी का नमूना लें। किसान भाइयों को चाहिए कि गहरी जड़ वाली फसलें अगर बोते हैं किसान भाई तो 20 सेंटीमीटर की गहराई से नमूना लें। अगर उथली जड़ वाली फसलों का प्रयोग करते हैं तो उसमें 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई से लें। और अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 2 गहराइयों से अलग अलग से नमूना लेना है, 0 से 15 सेंटीमीटर और दूसरा 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई से। अब कैसे खेत से नमूना करना है आपको, किसान भाइयों को चाहिए कि एक खेत लगभग 1 एकड़ खेत से एक संयुक्त नमूना तैयार कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों को करना ये चाहिए कि 8-10 जगह से लगभग कम से कम 8 से 10 जगह से नमूनों को इकट्ठा करें। जो गहराई बताई गई है उससे ले करके उसको इकट्ठा करके अच्छी तरीके से मिला लें। घास कंकड़ जो भी निकलता है उसको बाहर कर दें और उसके 4 बराबर भाग करें और आमने सामने का एक भाग वहीं पर खेत में छोड़ दें और एक आमने सामने का भाग जब तक कि 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम के आसपास मिट्टी ना रह जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहना है। और जैसे ही 250 ग्राम के आसपास मिट्टी रह जाए उस समय इसको लेकर के पॉलीथीन में भर करके किसान भाइयों को नज़दीकी प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। उससे पहले किसान भाइयों को जो हम पॉलीथीन ले रहे हैं या कपड़े की थैली ले रहे हैं उसमें अपने पते की पूरी चिट डाल देनी चाहिए, जिसमें कि किसान का नाम होना चाहिए और पिता का नाम क्या है, गांव का क्या नाम है, ब्लॉक का क्या नाम है, पहचान खेत की क्या है, खसरा नंबर दें और पूर्व में बोई गई फसल का नाम दें, आगामी फसल का क्या नाम है ये दें और सिंचाई का साधन उस खेत में क्या है। ये सारी सूचनाएं लिख करके किसान भाइयों को नज़दीकी प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात ये आती है कि अगर खेत से हमने नमूना ले लिया, तैयार कर लिया, इसके बाद जो हमारा मिट्टी का नमूना है इसको जांच के लिए कहाँ किसान भाइयों को ले जा सकते हैं या कहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, इसमें एक तो ये है कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में है वहाँ पर मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध है, तो कृषि विज्ञान केंद्र में किसान भाई पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कृषि विभाग है उनके तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाएं हैं, किसान भाई वहां ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ
कुछ और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके यहाँ भी प्रयोगशालाएं हैं, किसान भाई वहाँ से करा सकते हैं। किसान भाई मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है मृदा स्वास्थ्य को जानने के लिए। जब तक आप मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तब तक मृदा के स्वास्थ्य के बारे में या उसको कैसे ठीक किया जाए ये हम नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों का निदान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन भी किसानों ने मिर्च की फसल लगा रखी है, उनके यहाँ इस फसल में कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है। यदि समय रहते किसानों द्वारा इनका नियंत्रण न किया गया तो संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। तो किसान किस प्रकार से करें मिर्च की फसल में कीट एवं रोगों का प्रबंधन, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एल. भारद्वाज। किसान भाइयों, आज बात करते हैं मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के प्रबंधन के बारे में। मिर्च की फसल मुख्य रूप से रबी, खरीफ और जायद सीजन में ली जाने वाली फसल है। अच्छी पैदावार देने वाली और लंबी अवधि की फसल होने के साथ साथ इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कीट सफ़ेद मक्खी है, जो पत्तियों का रस चूस करके मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ में ये वायरस का वाहक होने के कारण से मिर्च में आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में शामिल है। पत्तियों का रस चूस करके पौधे को कमज़ोर बना देती है, जिससे फलों का आकार छोटा हो जाता है एवं उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। इससे बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए एवं 15 दिन बाद उसे पुनः दोहराना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए ये अति आवश्यक है कि खेत के आसपास में कहीं पे भी ऑस्ट्रेलियन बबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी ये शरण स्थली है। जो खेत में छिड़काव करने के बाद में ये मक्खियाँ ऑस्ट्रेलियन बबूल में जाकर के शरण लेती है एवं 5 से 10 दिन बाद में पुनः आक्रमण कर देती है। इसलिए आसपास की बाड़ में कहीं पे भी ऑस्ट्रेलियन बबूल एवं अन्य झाड़ियाँ हों तो उन पे भी साथ साथ में छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता होने पे कीटनाशी दवाई परिवर्तन करके जैसे डाइमिथोएट का इस्तेमाल भी इसको नियंत्रण के लिए हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ में प्रमुख रूप से लगने वाला कीट है जो जड़ों में नुकसान पहुंचाता है, वो है सूत्रकृमि, जो एक प्रकार का कीट भी नहीं कहा जा सकता, एक प्रकार का पैथोजन रोग कारक है। ये जड़ों में गांठें बना करके फसल को काफ़ी कमज़ोर बना देता है और गांठें बनने के कारण से पोषक तत्व एवं पानी को अवशोषित करने में जड़ें कमज़ोर पड़ जाती है। गांठें होने के कारण से उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है, पौधा पीला पड़ करके कई बार मर भी जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोपण से पहले कार्बोफ्यूरान की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ में इसमें चेपा का भी काफ़ी भयंकर प्रकोप होता है। विशेष रूप से रबी सीजन में ली जाने वाली मिर्ची में ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। ये पत्तियों का रस एवं फूलों को नुकसान पहुँचाता है। पत्तियों का रस चूसने से पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है एवं उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में छिड़काव करके 7 से 10 दिन के अंतर पे 2 या 3 बार दोहराना होता है। मेलाथियान के छिड़काव के साथ साथ में दूसरी कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे इसका प्रभावी नियंत्रण होता है। इससे कीट के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण खेत में छिड़काव एक बार में किया जाए या आसपास के किसानों को भी मिलकर के साथ में सामूहिक नियंत्रण करने से ये आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कीटों के अलावा मिर्च की फसल में बीमारियों से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो है वो एंथ्रेक्नोज या पत्ती धब्बा रोग। इस बीमारी से पत्तियों के ऊपर धब्बा बनता है, उसके बाद में ये फलों पे भी भूरे रंग के धब्बे बन के फल सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में 400 से 550 लीटर पानी का छिड़काव करना होता है एवं 7 दिन के बाद में पुनः उसे दोहराना पड़ता है।
दूसरी और प्रमुख बीमारी जो है इसमें पर्णकुंचन, ये बीमारी सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से वायरस के द्वारा मिर्च में पहुंचती है। इसमें पत्तियां जो है मुड़ जाती है या बन जाती है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली ये बीमारी कीट के नियंत्रण के द्वारा ही रोकी जा सकती है। इसको रोकने के लिए नर्सरी को प्रोटेक्टेड माध्यम में उगाना चाहिए। नर्सरी पे विशेष रूप से पूरा ध्यान रखना चाहिए और एंटीवायरस नेट के अंदर नर्सरी उगाएं। साथ साथ में ही जैसे ही फसल को आप मुख्य खेत में स्थानांतरित करते हैं, कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पे मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके, इमिडाक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करके सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना ही इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही रोगी पौधा दिखाई देता है उसको वहाँ से निकाल करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए एवं पुनः कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मिर्च में जीवाणु धब्बा रोग भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये फलों के ऊपर धब्बे बना करके फल सड़न को ज़्यादा इंजाम देता है और इससे बचने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम मात्रा प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना चाहिए तथा ये छिड़काव 7 दिन में दोबारा दोहराना चाहिए। अगर इसमें फफूंद का प्रकोप नहीं हो तो 250 मिलीग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल में लेना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को आसानी से रोका जा सके। इसके अलावा किसान भाइयों, मिर्ची की फसल में सिंचाई प्रबंधन, पोषक प्रबंधन एवं खरपतवार एवं दूसरे प्रकार के पौधों को नियंत्रित करके भी स्वस्थ कल्टीवेशन करके आप काफ़ी कीट और बीमारियों के प्रकोप से बचा सकते हैं। इसमें सिंचाई प्रबंधन में ये ध्यान रखिए कि आप 2 लाइनों को एक साथ बुआई करें, मतलब इसको नाली विधि से बुआई करना चाहिए तथा बीच में कुछ क्षेत्र सूखा छोड़ना चाहिए, जिससे कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होगा। पूरे सीजन काल में, पूरे फसल काल में कभी भी खरपतवारों को नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इसमें लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोग खरपतवारों के माध्यम से बहुत ही तेज गति से बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें समय पर नियंत्रित करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में पोटास उर्वरक का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए, जो कीट एवं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है पौधे को। और 40 किलोग्राम पोटास ट्रांसप्लांटिंग के पहले आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे तो उसमें पौधे को रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान होगी। इसके साथ साथ में समय पे सिंचाई करें, अतिरिक्त सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जैसे ही कीट और रोग दिखाई दें उसका तुरंत उपचार करके आप मिर्ची की फसल से निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिर्ची की फसल के साथ में आप गेंदे की बुआई करते हैं तो वो भी एक प्रकार से दूसरे प्रकार के जो लगने वाले कीट हैं उनमें रेप्लिकेंट का काम करता है, स्पेशली मोइला और दूसरे जो पत्ती का रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए निमेटोड्स के कंट्रोल के लिए इसको आप 2 या 3 लाइनों के बीच में आप गेंदा की बुआई करोगे तो मिर्च में फायदा होगा। इसके साथ साथ में फूल उत्पादन से भी आपको लाभ होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सिमरी झांसी के अभय शुक्ला ने। आपने बैगन की फसल में तना और फली छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ कीड़े जो है हमारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक कीड़ा है बैगन का तना और फल छेदक कीट। ये कीट जो है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है उन क्षेत्रों में जहां पर बैगन हर साल उगाया जाता है। इस कीट से बचाव के लिए किसान भाइयों एक ही बैगन की फसल वर्ष भर नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसमें कीटनाशक एंडोस्कार्प करके एक कीटनाशक आता है, इसकी 0.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर इस दर से भी हम क्या कर सकते हैं, खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव हमें करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बैगन की खेत है
तो उसमें फल नहीं होने चाहिए, बैगन के बड़े फल नहीं होने चाहिए। जो अगर बाजार में किसान भाइयों को अगर बेचने हैं उन फलों को तो उसकी तुड़ाई कर दीजिए। और किसान भाइयों एक बार का और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें तो लगभग उसके 1 सप्ताह तक या 10-12 दिन तक कोई भी फलों की तुड़ाई ना करें। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@theratofetv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु पॉलीबैग विधि के द्वारा गन्ने की खेती पर जानकारी। पशुओं में रेबीज रोग के कारण, लक्षण और निदान पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।